हम लोगों ने अगली जो वीडियो में बात की थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात की थी। हिंदी के बारे में बताया था, साहित्य के बारे में बताया था और इतिहास के बारे में बताया था। और जो अब ये वीडियो होगा वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत होगी, क्योंकि अधिकांश लोग हिंदी साहित्य में आदिकाल से शुरुआत कर देते हैं। और जो कोई व्याख्यान आदिकाल के पहले का है वो मैं व्याख्यान करने जा रहा हूँ। और जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत प्रोफेसर गार्सर तासी ने की। हमें पता है कि आप लोगों ने अभी तक गार्सर तासी का नाम नहीं सुना होगा। इस वर्ष इंटर की बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी। तो बहुत लोगों ने आंसर लगाया था रामचंद्र शुक्ल, कुछ लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ लोग डॉक्टर नगेंद्र को लगाए थे। लेकिन गार्सर तासी को किसी ने नहीं लगाया था। बस उन्हीं के बारे में चर्चा होनी आज, गार्सर तासी के बारे में ही। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हमारे प्रोफेसर गार्सर तासी ने ही किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे गार्सर तासी थे कौन। गार्सर तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और वे फ्रेंच भाषा में ही काव्य रचना करते थे। और गार्सर तासी ने जब भारत आए तब उन्होंने हिंदी साहित्य की पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ किया। इन्होंने लगभग हिंदी की 66 पुस्तकों का अध्ययन किया। तो इन 66 पुस्तकों के अध्ययन के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 66 पुस्तकें कौन सी थी। तो जो कुछ पुस्तकें पूर्वादिकाल की थी, कुछ पुस्तकें आदिकाल की थी, कुछ भक्तिकाल की थी, कुछ रीतिकाल की थी और कुछ आधुनिक काल की थी। इन पुस्तकों का जब अध्ययन किया तब उनके मन में विचार आया कि हिंदी साहित्य को एक साथ क्यों ना लिख दिया जाए। जो कई विद्वान थे, कई लेखक थे, रचनाएं तो कर रहे थे, लेकिन उनको क्रमबद्ध करने का ज्ञान किसी के अंदर नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन जो क्रमबद्ध करने का श्रेय जाता है वो किसी और को जाता है। तो प्रोफेसर गार्सर तासी ने 66 पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात उनमें कवियों का भी उल्लेख था, लेखकों का भी उल्लेख था, समय सीमा भी थी कि कौन युग कब तक चला, किस कवि ने कौन सी रचनाएं की। इसके बाद इन्होंने इन पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात एक ग्रंथ लिखा, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ का नाम एक बार और बोले दे रहे हैं, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का नाम सुना होगा। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने ग्रंथ साहित्य इतिहास के दर्शन में गार्सर तासी को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम कवि माना है। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने ग्रंथ साहित्य इतिहास के दर्शन में तासी को इतिहास लेखन का प्रथम कवि माना है। और जो गार्सर तासी ने अपने ग्रंथ में कुल 768 कवियों का उल्लेख किया है। गार्सर तासी का जो ग्रंथ पहले नाम बताया ना, इसमें कुल 768 कवियों का उल्लेख है, जिसमें कि 72 कवि हिंदी के हैं और अन्य कवि उर्दू भाषा के हैं। और इसमें 768 कवियों का उल्लेख भी किया है, तो 768 कवियों के नाम भी होंगे। 768 कवियों के नाम तो याद नहीं किए जा सकते, हम लोग दो के नाम याद कर लें, पहला कवि कौन था और अंतिम कवि कौन था। इस ग्रंथ का जो पहला कवि है उसका नाम था अंगद कवि, और इस ग्रंथ का अंतिम कवि है उसका नाम था हेमंत कवि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रकाशन भी हुआ होगा ना। गार्सर तासी ने इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में पहली बार करवाया था और 1847 में दूसरी बार कराया था। इसके बाद जब यह दो प्रकाशन से हिंदी का विस्तार लेके हिंदी के कवियों को लेकर फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास है। तब जब दो बार प्रकाशन हुआ तो इसका 2 बार प्रकाशन के पश्चात जो इसमें कमियां थीं, कमियों को दूर करने के लिए गार्सर तासी ने 1871 ईस्वी में इसका संशोधित संस्करण बनाया, जो कि 1871 ईस्वी में इसका संशोधित संस्करण बनकर प्राप्त हुआ। इसके बाद इसका उर्दू में, ये फ्रेंच भाषा में था। जैसे ही भारत के लोगों ने जाना कि कोई फ्रेंच भाषा में कोई ग्रंथ आ जाए हिंदी के कवियों का उल्लेख है लेकिन लिखा हुआ फ्रेंच भाषा में है, तो हमारे एक थे मौलवी करीमुद्दीन ने एक दिल्ली के विद्वान थे वैर फैन के सहयोग से इसका उर्दू में अनुवाद कराया था। उर्दू में जब अनुवाद हो जाने के बाद एक प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे लक्ष्मी सागर वासने के दिमाग में आया कि क्या हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद नहीं करा सकते। तो प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वासने ने इसका हिंदी में अनुवाद हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास नाम से कराया है। इसके बाद इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ। इसका प्रकाशन गार्सर तासी ने द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से करवाया था। इसका प्रकाशन द ओरिएंटल कमेटी ऑफ सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन से करवाया था।
या नाम याद हो गया, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से इसका प्रकाशन कराया था। और इसका मुद्रण कहाँ हुआ था? मुद्रण के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? इसका मुद्रण फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। हम लोग मुद्रण को यदि पुरानी भाषा में कहें तो छापे खाना कह सकते हैं, जो कि छापा खाने की खोज किसने की थी? छापे खाना का आविष्कार 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग ने किया था। और भारत में और विश्व में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी। जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हो जाने के बाद माल में जो धब्बे लगाने की धब्बे लगाने के लिए इसका ही प्रयोग हुआ था, किसका? मुद्रण का। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इतना टॉपिक तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं तो हमें ये मिलेगा कि ताशी का यह ग्रंथ कालक्रमानुसार न होकर कवियों के अनुसार, यह गार्सा ताशी की पहली गलती है। ताशी का यह ग्रंथ कालक्रमानुसार न होकर कवियों के अनुसार है और ताशी ने इस ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, यह दूसरी गलती है। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब होता है जैसे का और खा, गा घांगा वाला एक वर्णमाला होता है। अब जब ताशी ग्रंथ में का नाम के कवि आए तो उन्होंने कबीर और केशव को एक साथ रख दिया। कबीर और केशव में तो धरती आसमान का अंतर है। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के महान अक्खड़ कवि हैं, जो कि प्रेम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, जबकि केशवदास रीति काल के रीतिबद्ध शाखा के श्रृंगार के कवि हैं। क्या इन दोनों का एक साथ रहना शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग होता कहाँ है? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग शब्दकोश में किया जाता है, लेकिन गार्सा ताशी ने इसका प्रयोग अपने ग्रंथ में कर दिया। धन्यवाद।